हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर क्रिएटर। आज के सेशन में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर 4A करेंगे, जिसका एग्ज़ाम आपका CRSE वालों का कल है। ठीक है, तो उस पर हम इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपका दोनों यूनिट यानी कि 50 मार्क्स का पेपर है, ये तो 2 यूनिट से आ रहे हैं आपके। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करना है जो कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके पहले जो भी वीडियोस थी और जो PDF बच्चों ने ली है उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ से। आप स्टार्ट करिए और अच्छे से देखिए। ठीक है, सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से देख कर जाइए, एक बार गो थ्रू करिए, हर चीज़ से रिवीजन करिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका 200 क्वेश्चंस प्लस है इस PDF में, और आई थिंक 100 एक यूनिट से और 100 दूसरी यूनिट से, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चंस देखते हैं, टाइम थोड़ा कम है रिवीजन करना है हमें, फटाफट हम करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LAC। LAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये हमारा सब्जेक्ट ही है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज LAC। LAC क्या है? ठीक है, इट इज़ एन अप्रोच इन विच वन लैंग्वेज इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द करिकुलम इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, जो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उसमें इम्प्लीमेंट करना किसी एक लैंग्वेज को, ये होता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इट इज़ एन अप्रोच इन विच हिंदी इज मेड कंपलसरी लैंग्वेज फॉर करिकुलम। ठीक है, या फिर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एक ऐसा अप्रोच है जिसमें कि हिंदी को कंपलसरी बना दिया जाता है पूरे करिकुलम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंटेड फॉरेन लैंग्वेज इन द करिकुलम, या नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ एन अप्रोच इन विच वन लैंग्वेज इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, एक ऐसा अप्रोच होता है LAC। LAC क्या है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ये एक अप्रोच है। ठीक है, तो ये कैसा अप्रोच है? ऐसा अप्रोच है जिसमें कि एक लैंग्वेज इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू आउट द करिकुलम इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। कोई जो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उसके पूरे करिकुलम में आपको कोई एक लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेड मिलती है, ये होता है लैंग्वेज का अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बेनिफिट ऑफ LAC अप्रोच हेल्प स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ द LAC अप्रोच के क्या बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं? किस किस फील्ड में हेल्प करते हैं? गेटिंग गुड मार्क्स, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग हिंदी, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सपैंड देयर आइडियाज, एक्सप्लोर थिंग्स, नन। गेटिंग गुड मार्क्स, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होता है। जब भी गेटिंग गुड मार्क्स, गुड ग्रेड, ये सब आपके ऑप्शंस करेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? इट हेल्प स्टूडेंट टू एक्सपैंड दियर आइडियाज एंड एक्सप्लोर थिंग्स। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द बेसिक एम ऑफ LAC अप्रोच। LAC अप्रोच का बेसिक एम क्या है? ऑप्शन है आपके, सिंपली स्पीकिंग, सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच एंड एवरी चाइल्ड इन ऑल डोमेन ऑफ लैंग्वेज यूज। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो ये LAC का अप्रोच है, ठीक है, बेसिकली इसके एम क्या क्या हैं? स्पीकिंग टू सपोर्ट फर्स्ट है आपका सिंपली स्पीकिंग, सेकंड टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच एंड एवरी चाइल्ड। ठीक है, ईच और एवरी चाइल्ड में क्या करना है? लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, या फिर सिंपली स्पीकिंग है एक तरीके से, ऑल डोमेन में एक तरीके से लैंग्वेज का यूज है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, ये सारे ही एम होते हैं LAC के। हाउ मेनी मोड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लैंग्वेज। ठीक है, कितने एक तरीके से आपसे पूछा गया है कि कितने मोड होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो कि लैंग्वेज में इन्वॉल्व होते हैं? 5, 4, 8, 7 कितने होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 8 अप्रोचेज, 8 मोड्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो कि लैंग्वेज में इन्वॉल्व होते हैं। विच इज़ द मोड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग लैंग्वेज। तो बहुत सारे मोड हैं, जैसे कि लिसनिंग, लर्निंग, वॉचिंग, व्यूइंग, ठीक है, सेपिंग। तो ये सारे मोड्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो कि लैंग्वेज में इन्वॉल्व हुए हैं, जिनमें से कुछ आपको दिए हुए हैं, जैसे व्यूइंग, सेपिंग, वॉचिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर टोटल 8 मोड्स होते हैं, 8 मोड्स में से आपको ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द की टू नेगोशिएशंस ऑफ मीनिंग एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इन ऑल दीज केसेस। ठीक है, डैश इज द की, क्या है? एक तरीके का की है, किसके लिए? नेगोशिएशंस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के नेगोशिएशंस के लिए, एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इन ऑल दीज केसेज। आपका ऑप्शन है लिसनिंग,
स्पीकिंग, लैंग्वेज या बीइंग। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं। तो क्या होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द की टू नेगोशिएशंस ऑफ मीनिंग एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इन ऑल दीज केसेस। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। व्हाट प्रॉब्लम्स अकर इन एलएसी। एलएसी में क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्वेश्चन पूछा गया आपका। निगेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर, कंसिडरिंग लैंग्वेज मेयरली अ मीडियम, बोथ ए एंड बी या नन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा। निगेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, ये भी इसका ऑप्शन है, ये प्रॉब्लम्स आती है एलएसी में। ठीक है, दूसरा है कंसिडरिंग लैंग्वेज मेयरली अ मीडियम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 इज इंट्रोड्यूस्ड इन आर्टिकल 45 व्हिच ईयर। ठीक है, तो आर्टिकल 45 में ये 14 एज तक के स्टूडेंट्स को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना बता दिया गया था। तो ये किस ईयर में ऐसा बोला गया था, 1956, 1959, 1960 या 1957। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 1960, सी इज द राइट आंसर। लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड, लैंग्वेज किस में स्पेसिफाई किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30, आर्टिकल 343 हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज बोथ ए एंड बी या नन। तो जब लैंग्वेज की बात की है यहाँ पर ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी होगा, बिकॉज जो आर्टिकल 343 है इसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, ये भी लैंग्वेज से ही है। ठीक है, दूसरा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल्स 29 और 30 था, जिसमें आर्टिकल 29 में आपके कितने लैंग्वेजेज हैं इनके बारे में बताया गया था, और 30 में ये बोला गया था कि लैंग्वेज के बेस पर कोई भी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन ओपन किया जा सकता है। सो आपके ये दोनों ही करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हाउ मेनी टोटल लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज टिल नाउ। अभी तक कुल कितने लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, 24, 18, 26 या 22। तो आपको पता होना चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुल 22 लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया है अभी तक। रोल ऑफ टीचर टू टीच लैंग्वेज शुड बी। एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए लैंग्वेज पढ़ाते समय, ट्रेन द स्टूडेंट्स इन द स्किल ऑफ लैंग्वेज, स्किल ओरिएंटेड लैंग्वेज ड्रिल्स, बोथ ए एंड बी या नन। तो ऑप्शंस क्या होगा आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करना है किसमें, लैंग्वेज स्किल्स में, और स्किल्स ओरिएंटेड लैंग्वेज ड्रिल्स भी करवाने होते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 4 स्किल ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के कुल 4 स्किल्स होते हैं, कौन कौन से, लिसनिंग, ठीक है, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये 4 स्किल्स होते हैं। तो कौन से ऑप्शन है आपके, LSRW। ठीक है, किसमें ऑप्शन है LSRW, ए ऑप्शन है। तो आपका ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। L फॉर लिसनिंग, R फॉर राइटिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग एंड S फॉर स्पीकिंग। सो ये 4 लर्निंग स्किल्स हैं हमारे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EAC। EAC का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा LAC का फुल फॉर्म लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, वैसे ही EAC का फुल फॉर्म क्या होगा, इंग्लिश अक्रॉस द करिकुलम। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, बेसिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यूजिंग साउंड एंड सिंबल, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लैंग्वेज क्या है, बेसिक टूल है कम्युनिकेशंस करने का, ठीक है, या कम्युनिकेशंस का एक सिस्टम है जिसमें हम दूसरों से बातचीत कर लेते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज़, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं उनका एक्सप्रेशंस है जिसको हम साउंड और सिंबल्स का यूज करके बताते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लग रहा है, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। Which of the following is a characteristic of language। लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल करेक्ट है। लैंग्वेज ही है जो हम बात करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के से, और लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, बिल्कुल ठीक है। तो लैंग्वेज जो होती है एक एक्सप्रेशन होती है हमारे थॉट की, बोथ। तो यहाँ पर बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसके लिए। करिकुलम सपोज टू, करिकुलम सपोज करता अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, बोथ ए एंड बी अनंत। तो अचीव द ऑब्जेक्ट ये भी करिकुलम सपोज करता है, बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल ये भी सपोज करता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ। करिकुलम किसका कल्चर रिफ्लेक्ट करता है, सोसाइटी का, होम का, स्कूल का, या फिर एरिया का। ये आर नहीं है, ये एरिया है, सॉरी, ठीक है, एरिया का। तो किसका रिफ्लेक्ट करता है, सोसाइटी का। और ये आपका करिकुलम टॉपिक जो ये कई सारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, करिकुलम डेवलपमेंट रिफर टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम।
ठीक है। अब यहाँ से पूछा गया आपसे क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट रिफर टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। करिकुलम के टोटल प्रोसेस में, करिकुलम डेवलपमेंट के टोटल प्रोसेस में क्या क्या होता है, डेवलपिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, बोथ बी एंड सी। तो क्या क्या होता है, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दोनों ही होता है किस में, करिकुलम डेवलपमेंट में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लिसनिंग टू अ लेक्चर इज, किसी आप एक लेक्चर को सुन रहे हैं, जैसे ये आपका एक लेक्चर है तो आप इसे सुन रहे हैं, तो ये क्या है, इवेल्युएटिव लिसनिंग है, इम्फेथेटिक लिसनिंग है, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग है, या नन ऑफ द एबव है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, इंफॉर्मेशन लिसनिंग। ठीक है, क्योंकि आप जब कोई लेक्चर ले रहे हैं तो वहाँ से आपको क्या मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो इन्फॉर्मेशन लिसनिंग इसकी राइट आंसर हो जाएगी। which one is not component of the curriculum, करिकुलम का कंपोनेंट क्या नहीं है, डिज़ाइन, एबिलिटीज, इवेल्युएशंस या करिकुलम डिज़ाइन। तो आंसर्स क्या नहीं होगा, डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन तो है पर डिज़ाइन इसका आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के प्रोसेस क्या क्या है, बेसिक प्रोसेस क्या है, ये पूछा गया है। प्रिपेयर लर्नर फॉर लिसनिंग, तो अगर आप कोई टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्लासरूम में बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, उसको प्रिपेयर करते हैं कि वो आपकी क्लास को अटेंड करने के लिए अटेंटिव बने पहले, है ना। सेकंड है लिसनिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस एक्सेट्रा। तो फिर जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको वो सुनने के लिए, ताकि वो उसका एनालिसिस कर सके, इसके लिए आप उसको बोलेंगे। आंसरिंग क्वेश्चंस, जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आंसर्स देने के लिए। तो ये सारे बेसिक प्रोसेस होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को लिसन करना चाहिए, सुनना चाहिए क्लास को। सो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट आर बेसिक प्रोसेस ऑफ रीडिंग, रीडिंग के बेसिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग, ठीक है, इंटरफेरेंस, फोकस ऑन वर्ड चॉइस, सिंथेसाइजिंग, समराइजिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही होते हैं, स्किमिंग करना, स्कैनिंग करना, इंटरफेरेंस करना, फोकस ऑन वर्ड चॉइस, सिंथेसाइजिंग करना, समराइजिंग करना। तो ये ऑल ऑफ दीज है, ये बहुत सारे थे, ये स्किमिंग अलग है, स्कैनिंग अलग है, ठीक है। तो मैंने इसको सब डाल दिया ताकि आपको सारे ही पता चल जाए कि रीडिंग में क्या क्या होता है, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटरफेरेंस, फोकस ऑन वर्ड चॉइस, सिंथेसाइजिंग, समराइजिंग, ये सभी आते हैं किसमें, रीडिंग प्रोसेस में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बेसिक प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग। अब अभी तक इसके पहले आपने क्या देखा था, लिसनिंग, सुनने के बेसिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं। अब आपसे पूछा गया स्पीकिंग के बेसिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, प्रैक्टिसिंग, प्रेजेंटिंग, ऑल ऑफ दिस। तो जब भी आप बोलेंगे, बोलने से पहले आप क्या करेंगे, और अपना जो भी डेटा है, जो भी आइडिया, उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लान करेंगे, है ना। फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये वीडियो आपका, तो मैंने क्या किया, पहले इसको प्लान किया, फिर हमने प्रैक्टिस किया, मतलब हमने इतने सारे MCQs तैयार किए, ठीक है। उसके बाद अब आपके सामने हमने क्या किया, प्रेजेंट किया, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट किया, स्पीक किया। सो आपको अब समझ आ गया होगा, प्लानिंग, प्रैक्टिसिंग, प्रेजेंटिंग। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें, स्पीकिंग में। व्हाट आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्ट्रैटेजी, जब आपको राइटिंग करना है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, प्री राइटिंग से पहले आप प्लान करेंगे, है ना। तो प्लान या प्री राइटिंग। एनालिसिस द स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है आप उसको एनालिसिस करेंगे एक बार, फिर ड्राफ्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे। सो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक ये सारे स्टेप इसमें डाल दिए गए हैं कि राइटिंग स्ट्रेटजीज में ये सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द जनरल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जनरल फंक्शंस क्या क्या होता है, डायरेक्टिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्रेसिंग थॉट एंड फीलिंग, एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। पहला तो डायरेक्टिव फंक्शन होता है लैंग्वेज का, एक्सप्रेसिंग थॉट एंड फीलिंग, हम लैंग्वेज के थ्रू अपनी थॉट्स एंड फीलिंग को भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के फंक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, अ काइंड और यूनियन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, यूनिट्स द पीपल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो लैंग्वेज के ही थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं, यानी कि एक दूसरे से इस वर्ड में क्या हुए हैं, यूनाइट हुए हैं, बंधे हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। ये क्या है, एक यूनियन है किसके बीच में, स्पीकर के बीच में और लिसनर के बीच में। मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या सुन रहे हैं उस चीज़ को, तो हमारे बीच का जो कनेक्शन है ये भी किसके थ्रू है, लैंग्वेज के थ्रू। मीन्स ऑफ एक्सप्रेशंस, जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ये भी क्या है, एक लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आंसर्स कैसे करना है, आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। आपको पढ़कर अगर आपको लगता है कुछ एलिमिनेट हो रहा है तो उसको आप एलिमिनेशन मेथड से रिड्यूस करिए। उसके बाद आपके पास बेसिक जो ऑप्शंस बचते हैं आप उसमें से चूज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इफेक्टिवनेस ऑफ कैरिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, जो करिकुलम है उसका इफेक्टिवनेस आप किससे
डिस्कस कर सकते हैं, किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन से, इवैल्यूएशन से, करिकुलम डिज़ाइन से या एबिलिटीज से। तो ये आपने नॉलेज एंड करिकुलम में भी देखा होगा, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन था कि जो इफेक्टिवनेस है करिकुलम का वो किससे डिटरमाइन होता है, तो वहाँ पर हम क्या बोलते थे, करिकुलम इवैल्यूएशन से, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, इवैल्यूएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज, जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया जाता है करिकुलम के, उसको हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिजाइन से, करिकुलम डिजाइन से, इवैल्यूएशन से या एबिलिटीज से। तो भी इसका आंसर क्या होगा, करिकुलम डिजाइन। ठीक है, जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है करिकुलम को, वो क्या होता है, करिकुलम डिजाइन होता है। द टर्म कोर करिकुलम इज समटाइम्स सिंपली कॉल्ड, जो कोर करिकुलम है इसको क्या बोला जाता है, तो सिंपली क्या बोलते हैं, कोर को कोर ही बोलेंगे, तो कोर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मेथड यूज्ड टू इवेल्युएट द करिकुलम इज, कौन सा मेथड है जो करिकुलम को इवेल्युएट करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक या ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होगा कि ये तीनों ही मेथड यूज किए जाते हैं। फॉर्मेटिव होता है जो पूरे साल चलता रहता है, ठीक है, हमेशा इवेल्युएशन होती रहती है, देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। समेटिव जो एट द एंड होता है। डायग्नोस्टिक जो होता है एंड में ही होता है, बट ये डायग्नोज करते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस किस फील्ड में कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद फिर उसको रिमेडियल एवेल्युएशन भी होता है, मतलब वहाँ पर रिमेडियल टीचिंग करके उसकी उस चीज़ को दूर किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज आर, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है टीचिंग और लर्निंग लैंग्वेज का, पहला है लर्निंग बाय डूइंग, अडॉप्टिंग सिचुएशन अप्रोच, रेनफोर्समेंट, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करके ही सीखते हैं, सिचुएशन अप्रोच से सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं उसको, और रेनफोर्समेंट से सीखते हैं। रेनफोर्समेंट में आपका क्या आ जाता है, जैसे मोटिवेट करना, ठीक है, किसी को अवार्ड देना, रिवॉर्ड देना, तो ये सब आता है रेनफोर्समेंट में। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। Dash is the process by which humans acquire the capacity to perceive, produce and use words to understand and communicate। ठीक है, dash is the process by which human acquire, ठीक है, acquire है यहाँ पर किस चीज़ को acquire कर रहा है, कैपेसिटी है उसके पास, acquire the capacity to perceive, produce and use words to understand and communicate। वर्ड को कैसे यूज करना है, अंडरस्टैंड करता है वो कम्युनिकेट करने के लिए, समझने के लिए कैसे वर्ड को यूज करना है, कैसे परसीव करना, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ह्यूमंस में जो ये कैपेसिटी एक्वायर करने की वो क्या कहलाती है, लैंग्वेज अप्रोच, लैंग्वेज एक्विजिशंस, लैंग्वेज डेवलपमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशंस, एक्वायर कर रहा है ना, तो लैंग्वेज एक्विजिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ स्पीच, ठीक है, या फिर प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग इन चिल्ड्रंस करेक्ट सीक्वेंस, कैसे जो एक बच्चा है स्टार्टिंग से जब वो पैदा होता है उसके बाद से जो उसके स्टेप्स होते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज है वो कैसे होती है। कुकिंग, क्राइंग, बैबलिंग, फर्स्ट वर्ड, कुकिंग, बैबलिंग, क्राइंग, फर्स्ट वर्ड, क्राइंग, कुकिंग, बैबलिंग, फर्स्ट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले जब बेबी होता है तो वो क्या करता है, क्राई करता है ना, जब भी बच्चा होता है आफ्टर बर्थ वो सबसे पहले क्या करता है, रोता है, तो क्राई इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कुकिंग, कुकिंग का मतलब कूँ 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 करना, तो बच्चा उसके बाद ही करना सीखता है। ठीक है, फिर बैबलिंग, बबलाना, और फिर उसके बाद होता है फर्स्ट वर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डैश इज द प्रोसेस बाय विच अ pupil a second language or any language learned in addition to a person's first language। ठीक है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच अ प्यूपल सेकेंड लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज लर्न इन एडिशन टू अ पर्सनस फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो पूछा गया है कि कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से एक प्यूपल, एक लोग क्या करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज की जगह पर। प्री लैंग्वेज एक्विजिशंस, पोस्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस। तो सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज से एक्वायर करके, तो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस हो जाएगा। Which factor influencing acquisitions of second language। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस को, तो ऑप्शंस नंबर है, ऑप्शंस हैं आपके एज, होम इन्वायरमेंट, लेंथ ऑफ टाइम, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एज भी इन्फ्लुएंस करता है, होम का इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, दूसरा लेंथ ऑफ टाइम। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है वो किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दो, बट उसके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर होता है कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट उसी सराउंडिंग से ही होता है, और उसकी जो लैंग्वेज होती है कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होती है। सो होम इन्वायरमेंट भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ टाइम का मतलब टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम ड्यूरेशन में उसने इन चीज़ों को अडॉप्ट किया, सीखा है, तो वो लेंथ ऑफ टाइम भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
थोड़ा फास्ट हो रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करिए आप। थोड़ा आपको फास्ट लग रहा है तो आप क्या करें, आप इसको थोड़ा रिवर्स स्लो करके सुन सकते हैं, और जिन्हें लग रहा है कि थोड़ा स्लो है तो वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन है, क्वेश्चन है 37, ऑन वे ऑफ फाइंडिंग आउट, ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ क्लासरूम। ऑन वे ऑफ फाइंडिंग आउट क्या करना है, फाइंडिंग आउट करना है व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ क्लासरूम। किसी भी क्लासरूम में क्या हो रहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तो क्या करना होगा इसके लिए, आपको ऑब्जर्वेशंस करना होगा। किसी भी क्लास में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीच इज द मेन टास्क ऑफ, ठीक है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे टीच करना है, ये मेन टास्क होता है किसका, ऑब्जर्वेशन का, एजुकेशन साइकोलॉजी का, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का, या ऑल ऑफ दीज का। तो किसका आंसर होगा ये, एजुकेशन साइकोलॉजी का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, द फोर्स दैट इफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड, ठीक है, जो करिकुलम के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, या ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। क्योंकि किसी भी चीज़ को कौन इफेक्ट करता है, किसी भी चीज़ के विकास में उसका जो फाउंडेशन होता है, नींव होता है, वही अफेक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विदाउट सुटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बिना किसी सुटेबल करिकुलम्स के जो एजुकेशन उसका एम क्या होता है, कैन बी अचीव्ड, कैन नॉट बी अचीव्ड, कैन बी चेंज, नन, ठीक है। विदाउट सुटेबल करिकुलम एम ऑफ एजुकेशन, जब कोई करिकुलम ही नहीं होगा, कोई आपको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, प्रॉपर कोई भी चीज़ नहीं होगी, तो आप किसी भी अपने एम को कैसे अचीव कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा ऑप्शन आपको, कैन नॉट बी अचीव, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन constitutions relate to education of minorities in which certain cultural and education right to establish and administers education institute, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आपका, आर्टिकल नंबर 30। तो 29 और 30 ही लैंग्वेज से आपका रिलेटेड है, तो यहाँ पर इस बुक में आपको जो भी मिलने वाला है वो 29 और 30 से ही मिलने वाला है ज़्यादातर, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 30 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें किसके बारे में बात की हुई है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखो इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, ठीक है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जब भी इस्टेब्लिश करने की बात होएगी, किसके रिगार्डिंग, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो फिर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा इसका, आर्टिकल 30 ही इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इफ होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो रिलीजियस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, वो किस में है, तो वो है आपका आर्टिकल नंबर 28 में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर 28, 25(1), 28(3), 28(1), ठीक है। तो आर्टिकल नंबर आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन है आपका आर्टिकल नंबर 28 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 28(1) में ही लिखा गया है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन यानी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 28(1) में है, ठीक है। Which article of constitutions the federal government is responsible for the economic and educational development of SC and ST, ठीक है। SC और ST के एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है, आर्टिकल 18, 46, 30 या 17, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, आर्टिकल 46, ठीक है। आर्टिकल 46 जो है आपका, इसको सुन लो, आर्टिकल 45 में कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है कि जो 6 से 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट होते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए, जो 45 है। और जो 46 है उसमें बोला गया है, इक्वलिटी की बात की गई है, लेकिन किसके रिगार्डिंग, SC और ST यानी कि माइनॉरिटीज़ के केस में जब भी बात होती है तो आर्टिकल नंबर आपको 46 है, यहाँ पर याद रखना है इसको। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन टेरिटरी, जो भी इस टेरिटरी में रह रहे हैं, इंडिया के टेरिटरी में, ठीक है, कोई भी जो सिटीजन्स हैं, एनी पार्ट ऑफ देयर, ठीक है, वो कहीं पर भी हो,
ऑफ एनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, स्क्रिप्ट और कल्चर, कोई भी कल्चर वो अपना सकते हैं, शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो किस में है ये, आर्टिकल 29(1) में, आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 28(3) में या नन में। तो ऑप्शन क्या होगा आपका 29A में। तो 29(1) इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके पहले 28(1) था आपका, जिसमें बोला गया था किसके लिए, जो भी रिलीजियस है उसका इंस्ट्रक्शंस किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं देना है। ठीक है, तो रिलीजियस वाला आ जाएगा 28(1) में। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि कोई भी जो सिटीजन्स है वो इंडिया की किसी भी टेरिटरी में, किसी भी पार्ट में, किसी भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को यूज कर रहा है, किसी भी कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास कैसा राइट है, राइट टू कंजर्व द सेम। वो अपने उस कल्चर को, अपने उस लैंग्वेज को, अपनी उस जगह को, ठीक है, उसको कंजर्व रखने का अधिकार रखता है। ये कहा गया है किसमें, आर्टिकल नंबर 29(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, डैश एम्फेसाइजेस एंड एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्ट्रेसिंग प्रोनाउंसिएशंस अवॉइडिंग ग्रामेटिकल रूल। ठीक है, ये किस में है, तो कौन है ऐसा जो, कौन सा मेथड है जो एम्फेसाइज करता है ओरल एक्सप्रेशंस को। ओरल एक्सप्रेशंस जैसे मैं बोल रही हूँ आपसे, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस देता है, स्ट्रेसिंग होता है, प्रोनाउंसिएशंस लिखा जाता है, ग्रामेटिकल रूल एरर को अवॉइड करता है, तो वो होता है आपका कौन सा, फोनेटिक मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेथड लर्नर कैन लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इन एसेंशियली द सेम मैनर एज चाइल्ड। ठीक है, कौन सा मेथड है जिसमें लर्नर सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करता है, कंपल्सरी होता है, एसेंशियली होता है, सॉरी, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड या फोनेटिक मेथड। ठीक है, तो कौन सा मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द, ठीक है, और टेस्ट। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग, क्या समझ रहे हैं आप, ओरल, विजुअल, ऑडियो, रिटन, कौन सा टेस्ट आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 47 का डी, रिटन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग रिटन टेस्ट। ठीक है, तो आप क्यों करते हैं कॉम्प्रीहेंस, तो कोई भी आपको जो फ्रेज लिखा होता है रिटन का ही तो करते हैं ना, तो रिटन टेक्स्ट का ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, रीडिंग इज अ डैश प्रोसेस, रीडिंग कैसा प्रोसेस होता है, लिसनिंग, डिकोडिंग, इनकोडिंग या ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, डिकोडिंग होता है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल्स का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यूज ऑफ अ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, वॉल्यूम या पिच। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि पिच भी होता है, मैटर करता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है, यूज ऑफ वॉइस भी होता है, सो वॉल्यूम क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है स्पीकिंग स्किल का। Which of the following is not a technique of reading, रीडिंग की कौन सी इसमें एक टेक्निक नहीं है, स्कैनिंग, स्किमिंग, इंक्वायरिंग या नन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्वायरिंग, क्योंकि इसके पहले भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, स्कैनिंग, स्किमिंग, ठीक है, ये सब आपसे डिस्कस किया था। सो क्या होगा इसका 50 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, लैंग्वेज कैन बी बेस्ट अक्वायर्ड थ्रू, लैंग्वेज किसके थ्रू अक्वायर किया जा सकता है, एक्टिविटी के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू या गॉसिपिंग के थ्रू। तो हमेशा कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करना हो तो आप एक्टिविटी के थ्रू उसको अच्छे से कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाई विच मेथड द स्टूडेंट लर्न टू मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है, किस मेथड से जो लर्नर हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लर्न करते हैं अपने मैक्सिमम एक्सटेंट को, बाई सीइंग, बाई रीडिंग, बाई डूइंग देमसेल्फ या बाई लिसनिंग। तो आपको समझ आ गया होगा, किसी भी कार्य को करके ही समझा जा सकता है बहुत बेहतर तरीके से, तो बाई डूइंग देमसेल्व्स। ठीक है, डैश ए करिकुलम व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड यूजेज टू यूज व्हिच लैंग्वेज इज पुट डैश इन ओरिएंटेशन, अ करिकुलम व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड यूजेज टू व्हिच लैंग्वेज इज पुट इन ओरिएंटेशन। ठीक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, सिचुएशनल या फंक्शनल, सॉरी फंक्शनल 2 बार हो गया है। ठीक है, तो आपका 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्ट्रक्चरल। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चरल। ए करिकुलम व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड यूजेज टू व्हिच लैंग्वेज इज पुट स्ट्रक्चरल इन ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कंसिडरेशन इन करिकुलम और सिलेबस डिजाइन। ठीक है, करिकुलम या सिलेबस डिजाइन करते समय बेसिक कंसिडरेशन हम किसको करते हैं, नीड्स ऑफ द लर्नर, लर्नर को क्या जरूरत है उसकी, या टीचर को क्या टीच करना है उसको, या दोनों को या नन को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लर्नर की क्या नीड है इसको हम बेसिकली ध्यान में रखते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एडवोकेट्स हैबिट इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव, बिहेवियरिज्म, बाइलिंगुअलिज्म या इमर्शंस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा बिहेवियरिज्म।
व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, बिहेवियरिज्म क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग एडवोकेट हैबिट होता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म कॉम्पिटेंसी, ठीक है, कॉम्पिटेंसी टर्म्स को बेस्ट डिफाइन कौन करता है, द गोल और इंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है, एक तरीके का गोल है या इंड प्रोडक्ट है किसी भी लर्निंग का। व्हाट अ लर्नर कैन डू यूजिंग द नॉलेज ही हैज गेन्ड, ठीक है, जो नॉलेज उनके पास है उसका यूज करके वो क्या कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव डिफाइन इन अ पर्टिकुलर लेसन, किसी भी पर्टिकुलर लेसन में ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। व्हाट अ गिवन करिकुलम प्रोवाइड, जो करिकुलम प्रोवाइड किया गया वो क्या करता है। सो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, तो बी होता है कॉम्पिटेंसी का बेस्ट मतलब होता है व्हाट अ लर्नर कैन डू यूजिंग द नॉलेज ही हैज गेन्ड, उसने जो नॉलेज गेन की है उससे वो क्या कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर कंसीडर्ड प्रोडक्टिव, ऐसे कौन से दो लैंग्वेज हैं जो कि दो कंपोनेंट हैं जो कि लैंग्वेज में यूज होते हैं, मतलब बोले जाते हैं कि कंसीडर्ड होते हैं प्रोडक्टिव की तरह। रीडिंग एंड लिसनिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपको समझ आ गया होगा स्पीकिंग और राइटिंग। सो ऑप्शन नंबर, देखो जब ऐसे समझो, जब आपका रिटन टेस्ट होता है तो आप राइट करते हो, है ना, तो वो भी प्रोडक्टिव ही हुआ। जब आपसे ओरली टेस्ट होता है तो आप स्पीक करते हो, आप बोलते हो, तो वो भी क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। तो इस तरीके से आपको याद रखना स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या है, दो प्रोडक्टिव लैंग्वेज होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इन अ फंक्शनल लैंग्वेज टीचिंग सिलेबस द कंटेंट इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शनल लैंग्वेज में किसी भी सिलेबस को टीच करते समय जो कंटेंट है वो किसका कलेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स एंड पर्पजफुल टास्क दैट स्टूडेंट्स नीड एंड वांट टू परफॉर्म, स्पेसिफिक एबिलिटीज दैट मे प्ले अ पार्ट इन यूजिंग लैंग्वेज, रियल एंड इमेजिनरी सिचुएशंस इन विच लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, स्पेसिफिक एबिलिटीज दैट मे प्ले अ पार्ट इन यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो कंटेंट यही होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, इन अ कोर्स डिज़ाइन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन शुड बी डन, ठीक है, किसी भी कोर्स को डिजाइन करते समय फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस क्यों करना चाहिए, आफ्टर टीचिंग द कोर्स, कोर्स को करने के बाद, व्हेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर बीइंग एस्टेब्लिश, जब यह गोल या ऑब्जेक्टिव आपके एस्टेब्लिश हो रहे हों, ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज, या फिर जब प्लानिंग स्टेज है उसी समय, एट एवरी स्टेप ऑफ डिजाइनिंग प्रोसेस। तो आपको पता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हमेशा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। Which of the two component of language are considered रिसेप्टिव, अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, प्रोडक्टिव की बात की थी, तो वहाँ पर हमारा क्या था, स्पीकिंग और क्या था, राइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर रिसेप्टिव की बात कर रहा है, जो सुनने में, ठीक है, उसको कंसीडर किया जाता है सुनने के लिए, ठीक है, रिसीव करने के लिए। रीडिंग एंड लिसनिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, या स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि स्पीकिंग और राइटिंग तो आपने प्रोडक्टिव बोल दिया, तो रिसेप्टिव आपका क्या होगा, रीडिंग एंड लिसनिंग। बचे हुए चार में से तो यही दो हुए, रीडिंग और लिसनिंग। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज अ मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, ऑप्शन है आपका, इट इज़ द यूज ऑफ ओनली वन लैंग्वेज। तो मल्टी का मतलब मेनी, लिंगुआ का मतलब लैंग्वेज, ठीक है, तो मल्टी लैंग्वेज तो वन लैंग्वेज हो गया, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल ही हो गया। इट इज़ द यूज ऑफ एनी टू और मोर लैंग्वेज, तो ये ऑप्शन आपको लग रहा है कि करेक्ट होना चाहिए। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, तो मल्टी में मेंशन नहीं है कि थ्री लैंग्वेज, ठीक है, मल्टी का मतलब मेनी, थ्री हो सकता है, थ्री से ज़्यादा हो सकता है, टू से ज़्यादा हो सकता है, यूजिंग फॉरेन लैंग्वेज। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल फॉर्म ऑफ CAB का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। डायरेक्ट इसी पर क्लिक कर लीजिए आप। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज को बोला जाता है लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हु प्रपोज द लैंग्वेज फार्मूला, लैंग्वेज फार्मूला किसने प्रपोज किया था, कोठारी कमीशन ने लैंग्वेज फार्मूला को प्रपोज किया था। मल्टी कल्चरल अवेयरनेस नॉट लिमिटेड टू, जो मल्टी कल्चरल अवेयरनेस है वो लिमिटेड नहीं है, रेस के लिए, जेंडर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन क्या होगा आपका, बोथ ए एंड बी, यानी कि रेस और जेंडर, ठीक है, नॉट लिमिटेड टू। अकॉर्डिंग टू ब्रोचा अल्पर्ट, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, साइलेंट, कंट्रोल्ड, एक्टिव, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रोचा अल्पर्ट, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लासरूम, ठीक है, जो क्लासरूम है उसके डिफरेंट पैटर्न्स कैसे होने चाहिए, साइलेंट भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, कंट्रोल्ड भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, मीनिंग ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्सेज आर, ठीक है, क्लासरूम डिस्कोर्सेज के मतलब क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग, टीचर एंड स्टूडेंट्स कम्युनिकेट टू ईच अदर, बोथ ए एंड विद। ऑप्शंस क्या आपको लग रहा है, प्रोसेस टू फेस कम्युनिकेशन है ना, क्लासरूम में फेस टू फेस मतलब टीचर और स्टूडेंट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इस तरीके से फेस टू फेस। सो दोनों ही ऑप्शन एक ही बात कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 68 है आपका,
डैश इज वन इन विच चिल्ड्रंस एक्विजिशंस ऑफ लैंग्वेज थ्रू देयर इंटरेक्शंस विद बोथ पेयर एंड एडल्ट। ठीक है, इनमें से किसके रिगार्डिंग चिल्ड्रंस एक्विजिशंस करते हैं किसी भी लैंग्वेज को अपने पीयर ग्रुप के साथ या एडल्ट के साथ। ठीक है, क्लासरूम डिस्कोर्स, लैंग्वेज रिच क्लासरूम, सपोर्टिव क्लासरूम, नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज रिच क्लासरूम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन द क्लासरूम इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन द क्लासरूम इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास बाय रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड थॉट, इंगेज्ड स्टूडेंट विद टीचर इन डायलॉग, टू मेक प्रिडिक्शन एंड जनरेट हाइपोथेसिस, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस ही लग रहे हैं। ठीक है, वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन द क्लासरूम, किसी भी क्लासरूम में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, नॉलेज बनाना है। ठीक है, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं? स्टूडेंट्स के आइडियाज और थॉट को रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इंगेज स्टूडेंट विद टीचर डायलॉग, जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर के डायलॉग के साथ आप इंगेज करके कर सकते हैं। और टू मेक प्रिडिक्शंस एंड जनरेट हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच द लैंग्वेज कैपेबिलिटी डेवलप इन अ ह्यूमन। कौन से प्रोसेस के थ्रू लैंग्वेज में ह्यूमन में लैंग्वेज कैपेबिलिटी डेवलप होती है? लैंग्वेज एक्विजिशंस, लैंग्वेज अप्रोच, लैंग्वेज लर्निंग, या ऑल ऑफ दिस। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि एक्विजिशंस के थ्रू हम एक्वायर करते हैं। ठीक है, अप्रोच क्या है? अप्रोच लैंग्वेज का, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया। लेकिन लैंग्वेज जो लर्निंग इसकी वजह से हम सीखते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, द टीचिंग इंस्ट्रक्शंस इन द क्लासरूम मस्ट बी इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज। ठीक है, जो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस है क्लासरूम में वो क्या फॉलो करने चाहिए? मस्ट बी पूछा गया। काम एंड वार्म मैनर्स, ठीक है, जो बच्चे हैं उनका मैनर कैसा होना चाहिए? काम एंड वार्म। क्लियर एंड स्पेसिफिक क्लासरूम होना चाहिए। बैक्ड अप बाय फेयर एंड कंसिस्टेंस कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस। तो क्या लग रहा है आपको? ऑल ऑफ दिस इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज CLIL। CLIL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म मैं डायरेक्ट ही बता देती हूँ, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, लिख लो आप, इसको याद कर लो, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, लैंग्वेज वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो लैंग्वेज वर्ड है वह कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश या जर्मन। तो कहाँ से डिराइव्ड हुआ? लैटिन वर्ड लिंगुआ से। ठीक है, लर्निंग मदर टंग इज अ टाइप ऑफ थर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, फोर्थ लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो मदर टंग को क्या करना है? लर्न करना है। तो कौन सा लैंग्वेज एक्विजिशन होगा ये? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट मदर टंग है ना, मदर टंग लर्निंग क्या होती है? फर्स्ट प्रियोरिटी होती है, तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। द फर्स्ट थिंग बी लर्न इन लाइफ, हम सबसे पहले क्या सीखते हैं इन चारों स्किल्स में से? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या रीडिंग, क्या सीखते हैं आप बताइए? लिसनिंग, है ना, सबसे पहले हम सुनते हैं, तो लिसनिंग हम सबसे पहले सीखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? मोटिवेशन, हम्बल अप्रोच, ग्रामर इज सेकेंडरी टू प्रैक्टिस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको मोटिवेशन से भी इफेक्ट करता है, हम्बल अप्रोच भी अफेक्ट करता है, ग्रामर इज सेकेंडरी टू प्रैक्टिस। तो ये भी तो ऑल ऑफ दिस इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के कितने टाइप होते हैं? क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चंस जिसमें आपको जैसे दे दिया गया किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, तो आपने उसको अपना व्यू पॉइंट रखा है, तो वो होता है ओपन क्वेश्चन। क्लोज में जैसे आपसे कोई यस नो टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उसमें ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। प्रोविंग क्वेश्चन, ठीक है, आपको प्रोविंग किया कर दिया कोई और आपने उस पर बोला ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के टाइप होते हैं। सो राइट आंसर है आपका डी। 78 है, एक्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक, आइडियाज, ओपिनियन बिटवीन इंडिविजुअल और इन अ ग्रुप। ठीक है, तो जो हम इंडिविजुअली ग्रुप में बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, डिबेट या ऑल ऑफ दिस। तो क्या बोलते हैं इसको? डिस्कशन बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑर्डर ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल। तो लिंग्विस्टिक स्किल की राइट ऑर्डर्स क्या है? तो सबसे पहले अभी हमने देखा था कि हमने क्या सीखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले लाइफ में लिसनिंग। तो एल इसमें सबसे पहले ऑप्शन कौन सा? ए है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये ऑप्शन है आपके सामने। ये एक स्टेप में चलता है, सबसे पहले हम लिसन करना सीखते हैं, देन स्पीक करना, देन रीड करना, देन राइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, डैश इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ टोटल लैंग्वेज आर्ट्स प्रोग्राम टू ऑल ग्रेड लेवल। ठीक है, आर्ट्स प्रोग्राम से लेकर सभी ग्रेड लेवल तक के लिए कौन सा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? डिसीजन, डिबेट, लिटरेचर, फिलॉसफी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? लिटरेचर। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय रीडिंग लिटरेचर व्हिच स्किल्स वी कैन इम्प्रूव।
लिटरेचर को पढ़कर हम कौन सी स्किल को डेवलप कर सकते हैं? एक्सपेंडिंग हॉरिजन, बिल्डिंग वोकैब, टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। वोकैब को भी बिल्ड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं हॉरिजन्स को, और टीचिंग क्रिटिकल थॉट्स को भी एक्सप्रेस बिल्ड कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एंड बिल्डिंग दैट सर्व्स टू डेवलप आंसर एंड इनसाइट? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, ठीक है, एंड बिल्डिंग दैट सर्व्स टू डेवलप आंसर एंड इनसाइट? डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, डिबेट एंड नन। तो ऑप्शंस क्या होगा आपका इसका? क्वेश्चनिंग, ठीक है। क्वेश्चनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम फॉर्म करते हैं, बिल्ड करते हैं, किसको? सर्व टू डेवलप आंसर एंड इनसाइट, जिससे कोई आंसर्स को देने में डेवलप कर आंसर्स या इनसाइट डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से याद रखना, आंसर्स कर पाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83, इसका भी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ टेक्निक इज यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर एंड डिटेक्टिव? जो डिटेक्टिव होते हैं, रिसर्चर होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, किस टाइप की टेक्निक का यूज करते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चंस, क्लैरिफाइंग, फनल क्वेश्चंस या क्लोज्ड क्वेश्चंस? तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? फनल क्वेश्चंस। फनल क्वेश्चंस में क्या होते हैं, आपके पास एक से एक क्वेश्चन के बौछार लग जाती है, ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक के बाद फनल, पहले कम क्वेश्चंस फिर ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे फनल होता है ना, यहाँ से कुछ ऐसे होता है, पहले यहाँ पर माउथ उसका कैसा होगा, बहुत ही नैरोवर होगा, फिर उसके बाद जाते जाते वो ब्रॉडर हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो वो क्या करते हैं, पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकालेंगे, है ना, फिर उस 4 क्वेश्चन से और 12 क्वेश्चन निकालेंगे। तो इस तरीके से याद रखना है फनल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। इन्वेस्टिगेटर यही यूज करता है। Which type of questions help to people think, be creative and come up with ideas? ठीक है, कौन सी इसमें से क्वेश्चंस के टाइप होते हैं जो लोगों को सोचना, क्रिएटिव करना, आइडियाज़ इन सबको अंदर उनको आने लगता है? क्लैरिफाइंग, प्रोबिंग, लीडिंग या रिटोरिकल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिटोरिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which type of questions are asked to clarify doubt और मिसअंडरस्टैंडिंग? अगर किसी के साथ डाउट्स हैं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछने होते हैं? प्रोबिंग, ट्रिगरिंग, लीडिंग, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो प्रोबिंग और ट्रिगरिंग का मतलब एक ही होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रोबिंग या ट्रिगरिंग, ठीक है। डाउट और देखो आपके माइंड में कुछ ट्रिगर कर गया तो आपको क्या हो गया? मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आपको किसी ने प्रूव कर दिया तो आपको क्या हुआ? गुस्सा आ गया, है ना। तो डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग को ऐसे ही लगा के चलना, प्रूव करना या ट्रिगर करना, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। लेकिन जब कोई आइडिया आपके मन में आया, क्रिएट किया, आपने रिहर्स किया, है ना, तो रिटोरिकल ऐसे याद रखना है। क्रिएट किया, रिहर्स किया, तो रिटोरिकल याद रखना है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है डू वी एग्री ऑन दिस डिसीजन? क्या हम इस डिसीजन से एग्री हैं? हम इस डिसीजन से एग्री? ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन दीज? क्लोज क्वेश्चन, ओपन, फनल, नन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज्ड क्वेश्चन। डू यू एग्री, है ना, तो आपसे यस या नो, यस या बताओगे, या अगर आप एग्री होते यस, अगर आप एग्री नहीं हो तो नो। इसके आगे आपसे क्वेश्चन में लगा होता वाई, एक्सप्लेन इट, तब आपका क्वेश्चन बनता ओपन एंडेड, है ना, क्योंकि आपको फिर क्यों आप एग्री हो तो उस चीज़ को भी बताना पड़ता है। तो अभी इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिच क्लासरूम डिस्कोर्स में हेल्प यू, ठीक है। जो रिच क्लासरूम होता है वो किस में हेल्प करता है? डीपर कॉग्निटिव प्रोसेस में, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्स्ट बुक, बोथ या नन? तो क्या होगा? बोथ, ऑप्शन राइट होगा। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म किसके इंपॉर्टेंस पे एम्फेसाइज करते हैं? स्किल्स के, बिलीफ के, एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग के, ऑल ऑफ दीज पे? तो किस पे करते हैं? ऑल ऑफ दीज पे करते हैं। वो स्किल्स भी देखते हैं, बिलीफ भी देखते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग भी देखते हैं। लर्निंग इज रिलेटिवली डैश चेंज इन बिहेवियरल टेंडेंसी डैश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, लर्निंग इज रिलेटिवली डैश चेंज इन द बिहेवियरल टेंडेंसी। तो बिहेवियरल टेंडेंसी में लर्निंग जो है किस टाइप का चेंज है? परमानेंट, टेम्पोररी, बोथ या नन, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर 89 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियरल टेंडेंसी, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ लर्न करी है, आप कहीं पर जा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो उससे आपके बिहेवियर में परमानेंटली चेंज आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, इन विच लैंग्वेज लर्निंग वी डू नॉट एक्चुअली अक्वायर अ लैंग्वेज? किस टाइप के लैंग्वेज लर्निंग में हम एक्चुअली लैंग्वेज को अक्वायर नहीं करते हैं? फर्स्ट, सेकंड, एक्विजिशन या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेकंड में। सेकंड में हम एक्चुअली अक्वायर नहीं करते हैं, ठीक है। बुक राइट गुड लर्निंग प्रोड्यूस्ड बाय, जो बुक है राइट गुड लर्निंग प्रोड्यूस्ड बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई? किम्बल एंड गार्मेजी, विलियम
विलियम कैस्टन, डीवी या स्टेनले। तो किसने किया? विलियम कैस्टन ने किया है इसको। विलियम कैस्टन की बुक है राइट गुड लर्निंग प्रोड्यूस्ड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सजेस्ट दैट चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेटिंग अदर्स। ठीक है, दूसरों को इमिटेट करके, उसको जैसे कि वो कर रहा है वैसे तरीके से आप भी उस काम को करें, अनुपालन करें। ठीक है, तो किसने कहा इस चीज़ को? चॉम्स्की ने कहा है, पियाजे ने कहा है, कोलरबर्ग ने कहा या मिलर ने कहा है? तो किसने कहा? पियाजे ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। मॉडर्न लिंग्विस्टिक के फादर किसे कहा जाता है? जॉन हर्बर्ट को, नॉम चॉम्स्की को, विलियम रॉबिन्सन को या नन को? तो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की। ये सीटेट के भी क्वेश्चंस होते हैं तो याद रखना आपको। ओपन क्वेश्चंस बिगेन विद। ओपन क्वेश्चन किससे बिगिन होते हैं? हाउ, वेयर, विच, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो किससे होते हैं? ऑल ऑफ दिस से होते हैं। कैसे हुए, कहाँ हुए, किस तरह हुए, इसको एक्सप्लेन करो, इसको डिस्क्राइब करो, तो ये सब आते हैं ओपन क्वेश्चंस के। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश क्वेश्चन हैव वेरी शॉर्ट आंसर लाइक यस और नो। तो किस में होता है? डायरेक्टली आपको पता है क्लोज्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश क्वेश्चन आर यूज टू वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन वंस द डिस्कशन और टॉक इज ओवर। जब डिस्कशन या टॉक आपकी खत्म हो जाती है तो उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है। किस टाइप के क्वेश्चंस में? क्लैरिफाई, रिफ्लेक्टिंग, टनल या नन। तो किस में होता है ये? क्लैरिफाइंग में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू प्रीफर ए और बी एज दे बोथ हैव सिमिलर फीचर्स। ए और बी दोनों में सिमिलर फीचर्स हैं तो तुम क्या प्रेफर करोगे? विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ये किस तरीके का क्वेश्चन है? फनल, ट्रिगर, रिफ्लेक्टिव, क्लेरिफाइंग। तो किस टाइप का होगा? रिफ्लेक्टिव टाइप का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेजर मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कौन सा मेथड होता है मेजर? डायरेक्ट, फोनेटिक, ग्रामेटिकल, ट्रांसलेशन, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि डायरेक्ट, फोनेटिक, ग्रामेटिकल, ट्रांसलेशन। तो ये सारे ही इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के मेथड होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 डैश मेथड एम्फेसाइजेस रीडिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन एंड द कॉन्शियस लर्निंग ऑफ ग्रामेटिकल रूल। डायरेक्ट, फोनेटिक, ग्रामर, ट्रांसलेशन, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। ठीक है, जो डायरेक्टली आपको रीडिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन के लिए बोले तो वो डायरेक्ट लर्निंग होता है। व्हाट आर द स्टेप ऑफ प्लानिंग क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को प्लान करने के क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट है गोल, सिलेक्शन, आस्किंग क्वेश्चन, लॉजिकल सीक्वेंस, या फिर गोल, ऑब्जर्वेशन, सिलेक्शंस, इवेल्युएशंस, या फिर दोनों ही, या फिर नन। तो ऑप्शंस क्या होगा आपका? ए। पहले तो गोल, फिर आपका गोल बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन को प्लान करने के लिए। सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए, फिर आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप सेलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन को पूछेंगे, फिर उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से यूनिट 1 के आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए हैं। आप ये पार्ट अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, देन हम यूनिट 2 के भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। सो आप इनको देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।